मैं हूँ उत्तर वाहिनी, मेरा साथ ना कोई, यहाँ पे शय ही शय है, साथी मात ना कोई। मैं हूँ उत्तर वाहिनी, धारा से उल्टी बहकर मैं राह बनाऊं, मैं ही रहूं, मैं ना सागर कहलाऊं। मैं हूँ उत्तर वाहिनी। हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ बहती हुई समंदर के पास जाती हैं, जैसे कोई महबूबाएं दौड़कर अपनी प्रियतम से मिलने जा रही हैं, ये जानते हुए भी कि समंदर में जाने के बाद उनका सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। न वो गंगा रहेगी, ना यमुना रहेगी, ना तवी नदी रहेगी, वो सारे समंदर ही हो जाएंगे। फिर भी कुछ एक नदियां हैं जो वापस जो समंदर में नहीं जाती, वापस हिमालय की तरफ जाती हैं, उनको कहते हैं उत्तर वाहिनी। आऊँ उत्तर बैणी, मेरा साथ नहीं कोई, इत्थे शह गए शह, साथी मात नहीं कोई। बगदी बत्ता छा उल्टी में बत्त शंगारी, नदिया दे बाए शा पुट्ठी तारी मारी। सारा साथ गया बगदा सागर दी गोदा, सारे ओदी परजा पर ओ राजा कोदा। उसी च रलिए अपना आप मकान नहीं हुंदा, इस छुटते ओदे कच साथी जान नहीं हुंदा। इयै सोच करी आऊं पिछड़ी गई पर तोई, आऊँ आ उत्तर बहनी, मेरा साथ नहीं कोई, इत्थे शह गए शह, साथी मात नहीं कोई। जिथे भी रस्ता हा कोई अनपछाता, अगे दिया लईए टुरदा रहा बधाता। चौकी मारी बैठी ता औ डबर बनी गई, तरिया दे बूटे दा औ सबर बनी गई। सुक्के पत्तर खिट दिया दे मेरे अगे, मेरा कंडै फुल खिड़ा दे भारिए लगे। शैल डोगरी बाबल दाई, जात नहीं कोई, आऊँ आ उत्तर बहनी, मेरा साथ नहीं कोई, इत्थे शह गए शह, साथी मात नहीं। मेरा गांव है पुरमंडल, और वहीं पास में उत्तर वाहिनी भी है जो उत्तर की तरफ जाती है। वहाँ नहाना, वहाँ पूजा करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जो व्यक्ति, जो स्त्रियाँ, जो लड़कियाँ अपने समाज से विद्रोह करके अपना रास्ता खुद संवारती हैं, वो भी उत्तर वाहिनी ही होती है। वो बात हिंदी में करें, डोगरी में करें, पंजाबी में करें, जिस ज़बान में भी बात करते हैं, वो एक मादरी ज़बान का लहजा उनकी शायरी में भी है, उनकी नस्र के अंदर भी है। और वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने इलाके के फोक से, अपने इलाके की ज़मीन से, अपने इलाके के का वो जो फ्लेवर है लोकगीतों का, उसके अलावा राइटिंग के अलावा भी रहन सहन में भी कल्चर से ऐसी जुड़ी रहती हैं कि जैसे अब मैं ये कहूँ कि गुलमोहर की शाख पे गुलमोहर के फूल। देखिए, चोला बदलने जैसा हिसाब होता है। जब मैं कविता पढ़ती हूँ तब मेरा चोला अलग है। जब मैं एक गृहस्थिन हूँ तो मैं खांटी गृहस्थिन हूँ, मुझे सब कुछ आना चाहिए, रसोई में सब जगह। तो ये सिर्फ चोला बदलने का चक्कर है। जब मैं कहीं शादी ब्याह में जाती हूँ, गाना गाती हूँ, मैं अलग औरत हूँ। जब मैं बच्चों को प्यार करती हूँ तब मैं अलग औरत हूँ। जब मैं बाग में जाकर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का चोले जो बदलने हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। मेरी माँ बड़ी कर्मठ औरत थी। जब पिताजी नहीं रहे, वो 22-23 बरस की थी और शहर की अपूर्व सुंदरियों में थी। मैंने अपनी माँ के साथ 7 बरस की उम्र से वैधव्य भोगा है। विधवा क्या होती है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं विधवा वाली उस सुरंग में से निकली। मेरे मन के भीतर ये एक बात बैठी हुई है कि जब हम बोलना शुरू किया हमने, तो पिताजी ने हमको श्लोक सिखाए। तो श्लोक संस्कृत में होते हैं और संस्कृत जैसी अद्भुत भाषा कहीं नहीं है। मतलब उसके लफ्ज़ों की बुनावट, उसमें जो सौंदर्य छुपा हुआ है, उसका लालित्य,
उसका रिदम, ये सब मेरे भीतर बैठा हुआ था। पद्मा जी की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बात निजी कहते हैं लेकिन निजी लगती नहीं। वो बात हमेशा अपने दौर की लगती है, अपने इलाके की लगती है, अपनी ज़मीन की लगती है, अपने चौगिरदे की महसूस होती है। और ये किसी भी शायर के लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़े शायर होने की अलामत है। जब वो वहाँ की जैसे आपने अभी सुना कि वो शेर पढ़ रही थी, तो वो उन पहाड़ों का भी जिक्र करती हैं, उन लोगों का भी जिक्र करती हैं और उस इलाके का भी जिक्र करती हैं जहाँ वो पली हैं, बड़ी हुई हैं। और उन्हें छोटे छोटे तालाब में और पानियों में गोते जो खाए हैं वो भूले नहीं। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉ ਗਈ ਗੁਆਚੀ ਦੀ ਘਰੈ ਥਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਖਬਾਚੀ ਦੀ ਬਰੇ ਥਵਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਅੰਨੀ ਕਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਾੜੂਏ ਚਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਕੀ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨੇਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਦੂਰ ਵੀ ਗੇਦਾ ਨੇਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦੰਦਲ ਦਰਾਟੀਆਂ ਤੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਪੈਦਾ ਗਰਾ ਜਿਹਨੇ ਖੂਸੀ ਲਿਆ, ਅਨਬਨਿਆ ਲਊ ਜਿਹਨੇ ਚੂਸੀ ਲਿਆ। साढ़े पुजने तड़फने रोने आला, दिन जिन्हें छाएगी दूसी गया। साढ़े कंबदे हत्थें गी सुट्टी सोटू, छुड़िया अखियें अगे नी एक लोटू। जेड़े फंडी है साढ़े पटार ले गए, उंदियां लद्दी दियां कोड़ियां तुंदियां न। ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न। एक्चुअली ऐसा है कि राजे दियां मंडियां मेरी पहली पोएम नहीं थी। तब मैंने लिखना शुरू कर दिया हुआ था, पर धमाका नहीं हुआ था। धमाका इस पोएम से हुआ। उन दिनों भी हमारे जम्मू में अभी ताले नहीं लगते थे। मेरी माँ कुंडी लगा के कहीं गई थी, मैंने खोला, अंदर गई और मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के पास एक उम्र दराज औरत बैठी है। उसने डोगरी ड्रेस पहन रखी है, मतलब है सुथन पहनी है, खिलका कुर्ता पहना है और मोटा सा दुपट्टा लिया हुआ है। तो मैंने उसे देखा तो मैंने भीतर जाकर लोटा भरा पानी का और उसको पानी पिलाया। वो बड़ी प्रसन्न हुई, यूं छंबा लगा के उसने पी लिया। उसके बाद वो बोली कुछ नहीं। तो मैंने उसको रोटियां दी और मैंने कोई अचार होगा वो दिया या कोई सब्जी होगी वो भी खा गई वो। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने सोचा मन में कि क्या बात हो गई, क्या मुझसे गलती हुई, ये इम्प्रेस ही नहीं हुई मुझसे। तो मैं फिर अंदर से एक दुपट्टा लेकर आई, चूँकि उन्होंने बड़ा मोटा सा दुपट्टा किया हुआ था। तो वो मैंने उनको कहा ये सूफ का है, ये आप रात को लीजिए ऊपर लेने के लिए, लेकिन आप ये पतली दुपट्टी ले लीजिए। उसने ले ली। मैं सोचूं ये क्या बात हो गई, ये मेरी बात ही नहीं। खैर वो उठी, उठकर वो आंगन में गई। हमारा बहुत बड़ा आंगन था और सामने महल थे वज़ीरों के। उसने यूँ देखा और कहने लगी, बुआ ये राजे दी मंडियाँ तुंदियां न। ये कह के वो चली गई। अब ऐसी बात है कि सारे शहर में मैं घूमती थी, मुझे जम्मू बहुत प्यारा लगता है। तो कहीं मैंने उस औरत को दोबारा नहीं देखा हो। मैं सोचूंगी क्या चीज़ थी, क्या ये पार्व, ये क्या सरस्वती थी जो आई थी मेरे पास। खैर मैंने भीतर गई, मैंने प्यास से रहकर ही वो नस्म लिखी, ये राजे दियाँ मंडियाँ तुंदियां न। एक कुर्सी हमारे घर में थी पिताजी की, उस पर बैठ के वो मैंने नज्म लिखी। और फिर मैंने देखा कि मेरा हाथ जो है जिस पे लोटा पकड़ा हुआ था वो एकदम नीला हो गया है, नीलम जैसा। तो मैंने नज्म एक तरफ रखी और फिर मैंने पानी पिया। तो ये नज्म की कहानी है। और फिर जब मैंने पढ़ी तो लोग कहते थे कि बड़ों बड़ों के सिंहासन डोले की छोटी सी लड़की कहाँ से नज्म लाई है ये राजे दी। अब मैं 15 साल की होंगी, 15-16 साल की। उससे आपकी पर्सनल जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आ गया। तूफान आ गया। हाँ, क्योंकि वेदपाल दीप थे हमारे बहुत बड़े पोएट, वो बड़े इम्प्रेस हो गए। हमने कोशिश की थी कि इकट्ठे रहें और चलें, लेकिन हो नहीं सका। वो मुझे लगा जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी, 3 साल मैं वहाँ रही। मुझे अंतड़ियों का टीबी हो गया था और कैसे मेरे डॉक्टरों ने मुझे बचाया या वो जानते हैं या मैं जानती हूँ। 6 महीने मैंने कुछ खाया ही नहीं। और बीमारी हुई क्या थी? इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, अंतड़ियों का ये टीबी।
और वहाँ इतना कोई देखने वाला नहीं था नहीं, और ये आए नहीं वहाँ। नहीं, तब अस्पताल के लोग थे जो बड़े अच्छे थे। उनको प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आता था। हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद तब प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। उनका फ़ोन भी आता था, ये डोगरी की पहली पोइटेस है, ये मरनी नहीं चाहिए। और मैं नहीं मरी। बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ ये, कुछ लोग आए और हार सारे बीमारों के बेड्स पर फेंकते हुए चले गए। मैंने बुलाया, मैंने कहा कौन हो भाई, ये हार क्यों फेंक रहे हो, अभी मरे नहीं हैं हम लोग। उसने कहा नहीं जी, बख्शी साहब का जन्मदिन है, उन्होंने हार भिजवाए हैं। मैंने कहा गुस्ताबे खुद खा रहे हैं और हमको हार भिजवा दिए। और जाके कह देना पद्मा ने कहा है। पद्मा कहोगे तो वो समझ जाएंगे। 11 बजे मैं लेटी हुई थी, तब मैं ज़्यादा लेटी ही रहती थी, तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा साया मेरे कमरे में, उसका सर छत को छू रहा है। देखा तो बख्शी साहब। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बख्शी साहब। कह ले हाँ क्या खबर है पद्मा। मैंने कहा ठीक। कह लगे मैंने सुना तुम बड़ी नाराज़ हो। मैंने कहा आप हम लोगों को पुराने हार भिजवा रहे हैं जो सुबह लोगों ने आपको पहनाए, और खुद आप गुस्ताबे खा रहे हैं। तो कह ले अच्छा तुमको क्या खाना है। मैंने कहा मुझे सब कुछ खाना है। तो कह ले डिब्बा भिजवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल में 400 बीमार हैं, 200 औरतें 200 मर्द, सबके लिए भिजवाए तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं। तो कह ले अच्छा सबको कर देते हो। बहुत फराख दिल आदमी थे। वहाँ पर उन्होंने चूल्हे लगवा दिए। क्या लोगों ने मज़े लेकर खाया, और मुझे देखने आते थे लोग। फिर मैं बड़ी खुश हुई थी। मैंने कहा देखो, वो एक आत्मविश्वास भी मन में होता है ना भाई। मैं राज पुरोहित राज पंडितों की बेटी हूँ। बचपन से ही हमने देखा है कि हम संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है आदमी का। तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, उस दौरान में आपने कुछ लिखा? हाँ हाँ, बहुत कुछ लिखा हुआ उस दौरान। कुछ बीमारी से जुड़ी हुई है ना, कुछ जिंदगी से जुड़ी हुई। मोमबत्ती बला दी है, मोमबत्ती कला दी है, मोमबत्ती सला दी है, रोम रोम जिंदुदा, रोम रोम जिंदुदा, रोम रोम जिंदुदा। अस्पताल से आने के बाद उनकी साहित्यिक शोभा के चर्चे जम्मू की हदों के पार भी गूंजने लगे। उनकी पहली किताब ही की भूमिका राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। जब पिताजी नहीं रहे हमारे, ताऊ जी आकर हमको गांव ले गए, तो उस वक़्त वहाँ मैंने लोकगीत सुने डोगरी के। तो जब मैंने सुना, औरतें हाथ मलबा कान पे हाथ रख के गाती थी, चन्न माड़ा चढ़िया ते बैरिया दा उल्ला, बैर पटाओ माड़ा चन्न मुँहा बोला, मिलना जरूर मेरी जान हो। मैं पागल हो जाती थी कि ये लफ्ज़ किसने लिखे, ये कहाँ से आए, कौन है जो आसमान में बैठ के इनको लिखता है। तो फिर जब हम नवरात्रे रखते थे, चूँकि मैं ढोलक बजाने का बचपन से शौक है, तो हम गाते थे। तो कोई गीत बड़ा चल रहा होता था ना, सब में बड़े मस्त होके गा रहे हैं, मैं उसमें छंद जोड़ देती थी। अभी मैंने एक किताब मेरी आई है डोगरी के लोकगीत, मैंने 150 के करीब हिंदी में अनुवाद किए हैं। साहित्यिक आदमी ने उसको छापा है, उसमें मैंने वो छंद दिया हुआ है जो मैंने जोड़ा था। और भी कई जगह जोड़ती थी। औंगलानिया सच वो माड़े बांकू दिया चचुआ, औंगलानिया सच वो माड़े बांकू दिया चचुआ। देखिए कश्मीरी भाषा में वनमुन उसको कहते हैं। तो औरतें जो लड़की के ससुराल वाले होते थे, उनके नामों से वो क्या व्यवसाय करते हैं, उनके पुरखों ने क्या किया, सब जोड़ के वनमुन बनाती थी। अब देखो, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने सिर्फ लोकगीत बनते हुए ही नहीं देखे, उनमें योगदान भी दिया है। पद्मा जी को मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, जम्मू के पंचतीर्थी मोहल्ला। और मेरे से छोटी बहन कहूँगा मैं उनको, एक ही मोहल्ले में पले बढ़े। और वो एक बहुमुखी प्रतिभा की मालिक हैं पद्मा जी। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जहाँ वो जाती हैं वहाँ एक रौनक पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग डोगरी भाषा बोलते हैं, हमारी वो जम्मू की भाषा है, लेकिन पद्मा जी का जो जज्बा है डोगरी के बारे में, उन्होंने जो उसके बारे में काम किया है, वो एक बहुत महान कवयित्री हैं। डोगरी में भी उन्होंने लिखा, हिंदी में भी लिखा,
लेकिन डोगरी को लेकर के एक लोगों के दिलों में उन्होंने जो कहना चाहिए एक गर्व पैदा किया, तो उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया है और एक ऐसा जुनून मैं कहूँगा उनको है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने हमारी जो अलग अलग प्रांतों की ज़बानें हैं उसमें डोगरी को वो दर्जा नहीं मिला था, उसके ऊपर उन्होंने कितना काम किया। उन्होंने डोगरी के गाने लता जी से गवा दिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा अचीवमेंट है उनकी। और वो गाने इतने पॉपुलर हुए हैं तमाम भारत भर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं। और कितने जो हमारे डोगरा लोग बहुत सारे फ़ौज में जाते हैं और उन गानों को सुन कर के वो उनके दिलों में दिमाग में क्या महसूस होता है। तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं जहाँ की रहने वाली हूँ, जिस मट्टी जिस भूमि से मेरा ताल्लुक़ है, उसके लिए हर वक्त मैं कुछ कोशिश करूँ। कविता तो थी ही, उसके साथ डोगरी लोक संगीत, कमेंटेटर, साक्षात्कार और रेडियो कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। 30 साल की बात होगी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ पद्मा जी अपना शायद तो काम करती थी। तो मैंने देखा एक बड़ी खूबसूरत सी औरत, उस वक़्त क्या बात, अभी भी इतनी सुंदर है वो। मैं देखती रह गई। तो मैंने कहा जरा इधर आओ। कहे दीदी मेरा नाम पद्मा है। अरे मैंने कहा तू तो बहुत सुंदर है रे। वहाँ कोई फंक्शन था। कहे नहीं, पद्मा जी ने कहा कि सितारा जी को नचाना है। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तो वो भी थे, उनका वो कुछ प्ले था और मेरा डांस था। तो उसमें मेरा भाव तो तुम चले तो रामचंद्र बाजत पे जलिया। मेरे शो में कंपेयर भी किया उसने और करने का तरीका है कि हिंदी अच्छी है ही है। इस तरह से हमारी उसकी दोस्ती होगी। फिर टेलीविज़न में उसने मुझे बुलाया। किसी के लिए प्यार हो जाना, किसी के लिए उसके करीब जाना, अगर सामने वाला ऐसा है तो करीब जाओगी तुम। हम इतना क्यों मानने लगे पद्मा को कि पद्मा स्वयं इतनी अच्छी है वो, और उसका लिखने का तो जवाब ही नहीं है। अने छोटी से छोटी कहानी ऐसे दर्द भरे लिखे। मेरा एक उसने लिखा छोटा सा, वो दीवाने ख़ास, उसमें रवि जी का है, सबका है। मेरा भी उसने लिखा कि बचपन मेरा कैसे गुजरा है और मैंने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं कैसे। लेकिन लिखा ऐसे तरह से है कि एक ट्रेन में मैं सफ़र कर रही थी, तो एक लड़का बैठा था, तो उससे बात होने लगी प्रोग्राम का, इधर उधर सब कुछ है वो है। तो मैंने कहा कि ठीक है चाय पीने आओ तुम हमारे यहाँ। तो मैंने कहा एक किताब है हमारे बारे में लिखा है, ज़रा पढ़ो, हिंदी जानते हो? बोले हाँ। दे दिया उसको। तो पढ़ते 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 उसने बंद कर दिया। तो मैंने क्यों? बोले आगे मुझ में ताकत नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मैं रो दूंगा। मैंने कहा ऐसा लिखा है? बोले हाँ सितारा जी। मैंने कहा नहीं, एक पद्मा है, बड़े अच्छी राइटर है, उनके दिल में क्या क्या भावना होगा कि ऐसे लिख सकती हैं। मेरा ये बराल उंदे टूने दा कमाल, मिगी जीना है मुहाल, कोई जाई छंदा आखियो। मेरी ये परीत एदी पालनी है रीत, भावें मिट्टी है पलीत, कोई राही जंदा आखियो। नीत तुंदी खुट्टी घर बार आऊं सुट्टी, इखिएगी दईए छुट्टी, लगी दियां कंधा आखियो। कालजे की खोली सारे बरके फरोली, मिगी मारी जाए गोली, लगे दा मंदा आखी। ये मैं जब हॉस्पिटल में थी श्रीनगर में, तब मैंने लिखी थी। किस सन में? 58, 58, 59 किसी वक्त लिखी थी। कविता कभी भी लिखी जाए, कहीं भी लिखी जाए, ये तो ऊपर बहने वाली जो नदी है उसके नीचे का जो निरंतर बहता हुआ स्रोत है, उसी में से निकलती है। ये भी वहीं से निकली।
और आज मैं ये कह सकती हूँ कि अगर भगवान मुझे कहे कि सबसे अच्छे दिन कौन से थे ज़िंदगी के, तो वही 3 साल थे जो अस्पताल में बिताए। ना खाने का फिक्र, ना कपड़े का फिक्र। बड़े मज़े थे। सब लोग मतलब है, सबको मैं निटिंग सिखाती थी, अलिफ बे सिखाती थी, या उनके साथ लोकगीत गाती थी। तो उनके साथ मैं एक मय हो गई थी। वो मुझे पद्मा नहीं कहती थी, फातिमा कहा करती थी। तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। और कश्मीर में प्यार करने वाले लोग ऐसे हैं कि एकदम अपना बना लेते हैं। कश्मीर में कश्मीरी की ललदेद, हब्बा खातून, अर्नीमाल वगैरह थी। उसके बाद जम्मू में मैं पहली कवित्री हूँ। नज़्म जो है वो आती है कि टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। ये कैफियत होती है। तो उसके लिए कैसी नज़्म नहीं होती, जैसी आती है वैसी लिखते हैं, क्योंकि नज़्म ऐसी चीज़ है जो खुद आती है और प्रोज़ ऐसी चीज़ है जिसे लाया जाता है। बिरला मातोश्री में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें दिनकर जी भी आए थे, और दिनकर जी के साथ पद्मा जी से उस बिरला मातोश्री सभागार में पहली बार मुलाकात हुई थी। तब पहली नज़र में ही देखते ही ये मुझे बड़ी हंसमुख, बड़े विनम्र और बहुत खूबसूरत तो हैं ही पद्मा सचदेव। तो कुल मिलाकर के उनके व्यक्तित्व ने प्रभावित बहुत किया था और आकर्षित बहुत किया था। कवित्री के रूप में ही उनसे परिचय भी हुआ, और तब तक वो पोइट्री के अलावा और कुछ लिखती भी नहीं थी। मैं जब यहाँ आ गई दिल्ली में तो 1971 में हमारी डोगरी की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा अगर डोगरी कॉन्फ्रेंस के बारे में धर्म युग में छपे तो कितना अच्छा हो। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मुझसे कहा था ऑफिस में कभी आइएगा। तो जब मैं उनको मिलने गई ऑफिस में, तो मैंने उनको मुतासिर करने के लिए डोगरी के सफ़र के बारे में जब बताना शुरू किया, वो मुस्कुराते हुए चुप करके सुनते रहे। मैंने कहा अगर आप छापेंगे तो वहाँ हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो ज़्यादा जानकार हैं, वो लिख देंगे और आप छापिए। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं लिखती? मैंने कहा मैं चिट्ठियाँ तो बड़ी अच्छी लिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे प्रोज़ कभी लिखी नहीं है। उन्होंने कहा जैसे आपने बोला है वैसे आप लिख दीजिए। तो जैसे मैंने बोला था वैसे ही मैंने लिख दिया और मैं प्रोज़ राइटर हो गई। और आज ये कहने में मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र हासिल होता है कि मेरी प्रोज़ का एक एक शब्द डॉक्टर धर्मवीर भारती का सदका है। फिर मैं उनको राखी भी बांधती थी और एकदम घर जैसा हो गया। उसमें बहुत सा हाथ मेरी पुष्पा भारती का है जो मेरी मित्र भी हैं। उनकी जो कविताएं बाद को मुझे देखने में भी आईं उस समय की, वो कविताएं देखिए 2 तरह की होती थीं। एक तो कुछ जिनमें विचार का तत्व होता था, और कुछ ऐसी जो हृदय के नज़दीक थी। तो जो विचार के तत्व वाली उनकी कविताएं थीं, सच पूछे तो मुझे उन्होंने ज़्यादा अपील नहीं किया था, क्योंकि ऐसा लगा था कि जैसे विचार तत्व उसमें ज़बरदस्ती डाला गया है। उस कविता को गहरा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए उसमें मुझे ज़्यादा अपील नहीं किया। मुझे अपील की थी वो कविताएं जो सीधे दिल से निकल के आईं। बाद को मैंने देखा, अगर उनके पूरे साहित्यिक यात्रा का ग्राफ देखें, तो बाद को धीरे धीरे ये जो विचार वाला तत्व था वो उसमें इस तरीके से समा गया कि बिल्कुल रल मिल गया, कोशिश नहीं दिखाई देती, और हृदय तत्व ऊपर आ गया था। तभी मुझे उनकी लिखी हर चीज़, हर लाइन एकदम दिल को छूती हुई लगती। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी कवि का, किसी शायर का, किसी लेखक का, कहीं का, किसी का भी कोई प्रभाव उनकी रचना पर नहीं आता। पद्मा का ऐसा है कि इनकी कविता, इनकी कलम से निकली चीज़ अलग बोलेगी कि ये पद्मा सचदेव की लिखी हुई है। उर्दू की नामी लेखिका इस्मत चुगताई, एक बार मैं उनके यहाँ गई थी, कुछ हिंदी उर्दू पे बात हो रही थी। मैंने कहा कितना सुंदर शब्द है अभिसारिका, आपा ये क्या उर्दू में इसका कोई पर्याय है? कहली क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब है जो औरत अंधेरी रात में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसको अभिसारिका कहते हैं। कहली हाय तौबा। मैंने कहा आपा ऐसे थोड़ी होता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ अभिसारिका भी होती है। अब आपके उर्दू में कोई नहीं नाम है तो मत दीजिए। कहले क्यों नहीं है नाम है? मैंने कहा बताइए क्या है? कहले लफंगी। अब जब उन्होंने लफंगी कहा तो जितने लोग बैठे थे वो सब हंसने लगे। कविता है अभिसारिका,
जदुओं करा निकली संज ही किश लाल की जनही जिया अध सुती गोरी दी अखी बिच नींदर डोरियां मारै जदुओं भी चली ता गा सहा तारे जड़ोए दा जिया जीजेगी पहले दिन जिया जीजेगी पहले दिन साली केरी रखिया हुआ है। अब मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करती हूँ। मैं डोगरी में नज़म कहती हूँ। वहाँ लाख 2 लाख करोड़ लोग समझते हैं, लेकिन जब मैं हिंदी में इसका अनुवाद करती हूँ तब पूरा हिंदुस्तान समझता है। ये हिंदी की शक्ति है जिसने सभी भाषाओं को जोड़ रखा है। पुल की तरह है ये, यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। जब मैं घर से निकली सांझ थी, कुछ लालगी सी थी, जैसे अधजगी गोरी की आंखों में नींद की लाल डोरियां हों। जब मैं फिर चली तो आकाश तारों से जड़ा था, जैसे जीजा को पहले दिन जनवासे में सालियों ने घेर लिया हो। जब मैं घर पहुंची तो आसमान पर सिर्फ एक सितारा था, जैसे सांवली गोरी सुंदरी के मुंह पर नाक में हीरे की लौंग जड़ी हो। सितारा ये मुझे डूबता लगा, धड़कते मेरे सीने में ये चुभता लगा, मेरी आंख की कोर में ये टूटता लगा। मुझे कभी नहीं लगा कि मम्मी घर पे इनफ टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि वो मशहूर पोएट थी या जो भी थी। उन्हें अगर ट्रैवल भी करना होता था तो वो पहले एक्चुअली 10 बारी सोचती थी, पूछती थी, फिर कहती थी कि अब मैं यहाँ जाऊँगी, अब मैं वहाँ जाऊँगी, मीता ठीक है ना, तुझे साथ चलना है। थोड़ा सा प्रेशर पर मोस्टली बहुत सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। जब मम्मी को पद्मश्री मिला, जब डैडी को भी पद्मश्री मिला, तो मुझे लगा बस अब मुझे भी लेना ही होगा। मैं ज़िंदगी में 2 ही काम ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि जिनको मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एक कि मैंने पद्मा से हिम्मत करके एक दिन शादी का प्रस्ताव रख दिया, और एक मैंने बहुत घर वालों के दबाव के बावजूद इनकम टैक्स अफसर की नौकरी छोड़ी, लेकिन मैंने शास्त्रीय संगीत नहीं छोड़ा। ये जो पद्मा सचदेव हैं, इन्होंने काफ़ी लंबी साहित्यिक यात्रा पार कर ली है, और ये स्वयं और इनके पति तो लाखों में एक इंसान है, हीरा व्यक्ति है, जो उनसे एक बार मिल लेता है कभी जीवन में उन्हें भुला भी नहीं पाता है। और सचमुच में वो आदमी बहुत अंदर से गहरे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत समझदार और बहुत सलीके वाले आदमी हैं। एक क्रिएटिव आदमी के साथ रहना, जिंदा रहना, अपने आप में एक चुनौती भी है और एक बहुत सुंदर अवसर भी है। ये आपकी मर्जी, आप दोनों में से क्या चुन लेते हो। इतने मूड्स होते हैं कि समझ नहीं आता कि पल में तोला पल में मासा, अभी क्या हो जाएगा। अगर एक नई कविता सूझ रही है तो आप पास से गुजर नहीं सकते, और अगर कोई नई कविता लिख ली है तो आपको हाथ में हाथ डाल के किकली डालना पड़ता है। गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क महबूब के साथ भी है, ये इश्क जिंदगी के साथ भी है। मैं समझती हूँ औरत को अगर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, उसकी जिंदगी के 3 हिस्सों में, तो वो इस नज़म में आप देख सकते हैं। डोगरी में इस तरह है, जदुआं बूंद ही एक पानिया दी, तदुआं लड़ी ही एक कहानिया दी, कमल पत्ते दे उपर रुलकदी ही, तली पर आऊं बदाताती, मलक दे पारे आंगर टुलकदी ही, लकीरां गिनदी ही हत्थें दियां आऊं, सारां लई आउंदी ही कत्थें दियां आऊं, जदुआं बूंद ही एक पानी थी। अब मैं पूरी नज़्म आपको तर्जुमा सुनाती हूँ।
जब मैं बूंद थी एक पानी की, तब मैं लड़ी थी कहानी की। जब मैं बूंद थी एक पानी की, तब मैं लड़ी थी कहानी की। कमल पत्ते के ऊपर फिसलती थी, तली पर मैं विधाता की। मलकते पारे की तरह ढुलकती थी, लकीरें गिनती थी हाथों की मैं। उन्वान ले आती थी कहानियों की मैं। जब मैं बूंद थी एक पानी की, जब मैं बूंद थी लहू की लाल, जब मैं बूंद थी लहू की लाल, तब एक आशिक की आंख छूकर उसके बोलों की कोसी गर्मी में, उसके लहू से खाली मांग भर के एक पगडंडी सीधी की थी मैंने। जहरीली सी याद मोहब्बत की एक दिन घूंट भर के पी थी मैंने, जब मैं बूंद थी लहू की लाल। फिर मैं बूंद हुई आंसू की, फिर मैं बूंद हुई आंसू की। बड़े गर्म तवे पर घूम रही हूँ, दूर बैठे किसी तन्हा पसंद इंसान की आंखों में से टप टप गिर रही। वो हंसती खेलती शरारतें करती हुई शोख पत्नी है, शख्सियत एक है, ये सब मिला के तो यही कहूँ कि वो एक फूल नहीं है, वो पूरा गुलदस्ता है। जिन्हें साढ़े लौंगे दे दिए बाली, चानन करी सुट्टी दी है रात काली। असै चाननी चन्ने दी जौल फड़ी, असें दूरा दिखी ते मखौल करी। साढ़े मनै दे तारड़ू त्रुटदे नी, जिल्लै बंब शमानै पर सुटदे नी। जिनें साढ़े गिल्लू बिट बिट दिक्खन, ओ छैल दियालियां तुंदियां न, एह् राजे दियां मंडियां तुंदियां न, एह् राजे दियां मंडियां तुंदियां न। जिनें गुड्डी गुड्डी असें हैल दित्ती, जिंदे मिट्टी दे घरें दी मैल पीती। जिनें पानी देई देइयै सिंजेआ हा, चन्न सुक्के दा मूंह दिक्खी खिंजेआ हा। साढ़ा होई देआली ही बूर दिक्खी, मन खिड़ेआ कुसै दी घूर दिक्खी। साढ़ी होई देआली ही बूर दिक्खी, अक्खी बोलियां कुसै दी घूर दिक्खी। एह् छैल देआलियां तुंदियां न, एह् राजे दियां मंडियां तुंदियां न। जिन्हें खोद खोद कर हमने खाद डाली, जिनके मिट्टी के घरों की मैल पी। जिन्हें धूप में पानी देकर सींचा था, साजन सूखा मुंह देखकर नाराज भी हुए थे। जिस पौधे के अंकुर देखकर मन खिल उठा था, उसमें बौर पड़ा था तो हमारी दिवाली हुई थी। किसी का घूरना देखकर हमारी आंखों ने पूछा, ये सुंदर क्यारियां क्या आपकी हैं? ये राजा की महल क्या आपकी हैं?